सो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको टिक दी करेक्ट ऑप्शन भी बोला जाता है। यहाँ पर जो है टोटल हम लोग के पास 6 है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पर टोटल 6 है यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बोला है सिलेक्ट दैट वन इज नॉट अ मैटर, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि एक मैटर नहीं है। अब देखो मैटर वो चीज़ होता है जिसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, नहीं तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसके पास कुछ मास होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो फीलिंग ऑफ हॉट है, ना इसके पास कोई वॉल्यूम होता है, ना इसके पास कुछ मास होता है, ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये जो होगा हम लोग का मैटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। कौन सा प्रोसेस को यहाँ पर फ्यूजन कहा देता है। अब देखो फ्यूजन जो होता है हम लोग का मेल्टिंग ही होता है, ठीक है। उसका दूसरा नाम है। और मेल्टिंग क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है। कौन सा चेंज ऑफ स्टेट होता है, जब हम लोग का सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूजन, नहीं तो मेल्टिंग, दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो यहाँ पर बोला आखिर कौन सा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक्स, ठीक है। सो प्रोकार्योटिक्स में जो पुराने टाइप ऑफ सेल्स होते थे, प्रिमिटिव सेल्स होते थे, उसको हम लोग प्रोकार्योटिक सेल्स बोलते हैं। सो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो एग्जांपल्स बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल्स बोला है तो यहाँ पर 2 हो सकता है हम लोग के पास। अब यहाँ देखो एल्गी में जो होता है हम लोग का ऐसे तो ये जो होता है यूकार्योटिक सेल ही होता है, बट यहाँ पर कुछ कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्शन को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 हो सकता है, या तो एल्गी होगा या तो बैक्टीरिया होगा, ठीक है। बट यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो एग्जांपल्स बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया और एल्गी दोनों को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो सकता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एग्जांपल्स बोला है तो हम लोग दोनों में टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ई नंबर क्वेश्चन बोला स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज। अब देखो कोई भी बॉडी अपने ओन एक्सिस पे जब वो स्पिन करेगा तो उसको हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, रोटेटरी बोलेंगे, सर्कुलर बोलेंगे, ट्रांसलेशनल बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो देखो उसको जो है हम लोग रोटेटरी ही बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सा आंसर है। हम लोग का जो सर्कुलर होता है वो एक फिक्स पॉइंट के चारों रिवॉल्यूशन करेगा तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वो हम लोग का हर एक पॉइंट जो होगा एक सेम डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। बट रोटेटरी मोशन जो है स्पिनिंग ऑफ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसको हम लोग रोटेटरी बोल देंगे। एफ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला है फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव यहाँ पर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बोला है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन हो सकता है जिसको कि हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, वेलोसिटी भी नेगेटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग का जी नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कैम्फर कैन बी प्यूरिफाइड। अब कैम्फर जो होता है हम लोग का सब्सटेंस होता है उसको हम लोग कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस से उसको हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर, वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा नीचे दिया गया है जो इसमें कंपाउंड है। अब स्टेनलेस स्टील के हम लोग का कंपाउंड है तो ये नहीं है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो होता है हम लोग का कॉपर, आयरन और निकल से बनता है, तो ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ब्रोंज भी हम लोग का कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि ये कॉपर और टीन से बनता है। ग्रेफाइट तो हम लोग का कार्बन का ये डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा ये हम लोग का कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर भी हो जाएगा, ठीक। तो इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। अब यहाँ पर देखो लार्जेस्ट लिखा है। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है। यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा है तो यहाँ पर इसका आंसर ओवम होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन में देखा जाए तो ओवम कहीं नहीं है, यहाँ पर हम लोग का नर्व सेल है, ठीक है। अब नर्व सेल जो होता है वो हम लोग का लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल का अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का नर्व सेल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग अपना लार्जेस्ट सेल का बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट सेल का बात करें तो हम लोग का ओवम होगा। अब देखो यहाँ पर लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर नर्व सेल लगा देंगे क्योंकि नर्व और ओवम भी यहाँ पर हो सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोग का लास्ट आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देख लो क्या है, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय। सो सॉल्ट को जो होता है ऑब्टेन करेंगे अगर हम लोग सी वाटर से ऑब्टेन करना चाहे तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग इवेपोरेशन का यूज़ करेंगे। इवेपोरेशन में क्या होता है, सॉल्ट जो होता है हम लोग का इवेपोरेट हो जाता है, बट उसका जो टाइनी क्रिस्टल्स होता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाते, वो हम लोग का सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन को जो है एक बार देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोग को बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वैसा चेंज होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो पहले रिएक्शन से पहले जो होगा और रिएक्शन के बाद जो होगा दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, ठीक है। सो अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है रिएक्शन से पहले और उसके बाद में तो हम लोग का केमिकल चेंज कहलाएगा, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है समझने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी देखो मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग आ सकता है क्योंकि अभी मेरे को ज़बरदस्त वाली सर्दी हो रखी है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। फिलहाल यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल 3 मार्क्स दिया जा रहा है, तो समझ लेना एक क्वेश्चन के लिए आपको आधा मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो समझिए। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखें। अब ये देखो 3 जो है यहाँ पे समझ लेना 3 मार्क्स है, ठीक है। ऐसे नहीं है
प्रोटीन। सो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अब देखो जब भी हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का एक व्हाइट कलर का एक फ्लेम निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो वो जलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब भी कोई भी चीज़ जलता है तो हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी अपना चेंज कर लेता है, तो उसको हमेशा जो भी होगा जब भी कोई चीज़ जलेगा तो हमेशा वो केमिकल चेंज ही दिखाएगा। तो सबसे पहला का हम लोग, क्योंकि ये बर्न हो रहा है तो हम लोग इसको सिंपली केमिकल चेंज, मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझना ना, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सबसे पहला का। दूसरा भी यहाँ पर बर्निंग है किसका, सल्फर का, हवा में जल रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो यहाँ पर ये सिंपली केमिकल चेंज होगा, ये भी, ठीक है। तीसरा यहाँ पर बोला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर कोई चीज़ जल नहीं रहा है, बट समझो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है हम लोग का बिजली पास कराएंगे जब हम लोग वाटर में, ठीक है, तो वाटर हम लोग का H2O होता है, जब इससे हम लोग बिजली पास कराएंगे तो वो H2 और O2 इन दोनों में वो टूटता है, राइट, सबको पता है। अब देखो H2 और O2 का जो उसका जो कंपोनेंट है जिससे वो वाटर मिल के बना है, ठीक है, वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है वो H2 और O2 से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, राइट, क्योंकि H2 जो कि हम लोग का हाइड्रोजन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है कोई भी चीज़ को जलने में, क्योंकि उसको एज फ्यूल कैसा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वही ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्टर ऑफ फ्लेम होता है, कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। जबकि वाटर जो होता है वो बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, कोई चीज़ जल रहा है तो उसको बुझाने में उल्टा मदद करेगा वाटर। तो इसका जो प्रॉपर्टी है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ये हम लोग का कौन सा चेंज होगा आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, ठीक है। अभी भी नहीं समझे तो ये हम लोग का केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग केमिकल चेंज लिख देते हैं अच्छा से, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। छोटा ऐसा लिख रहा है क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग को बोला है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, ताकि हम लोग को इम्प्योर कॉपर मिल सके, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। अब क्योंकि एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन जो कि एक फिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये हम लोग का फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो इसलिए हम लोग का ये फिजिकल चेंज भी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फिजिकल चेंज हो गया, पी से डिनोट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रिपरेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, ये भी हम लोग का फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। ये जो है हम लोग का फिजिकल चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि शुगर सोल्यूशन को जो है वापस से हम लोग शुगर और उसका जो वाटर इन दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं, और शुगर का जो प्रॉपर्टी होता है वो घुलने के बाद बदल भी नहीं जाता है, ठीक है। इस टाइप से भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, जो कि हम लोग का फिजिकल चेंज हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर हम लोग का बोला कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब देखो हम लोग का मिल्क से कर्ड बन रहा है, दूध से हम लोग का दही बन रहा है। जब भी ऐसा कन्वर्जन होता है मिल्क से दही तो हमेशा केमिकल चेंज होता है, क्योंकि दूध और दही का जो होता है आपस में केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो, दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा आपस में अलग होगा, ठीक है। वापस ही जो हमेशा होता है केमिकल चेंज वो कभी भी रिवर्स नहीं किया जाता है, हमेशा केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, राइट। फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। सो यहाँ पर मिल्क से जो कर्ड बन रहा है वापस से हम लोग कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल चेंज होगा, इसलिए हम लोग का केमिकल चेंज होगा, ठीक है। समझ गए, ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। अब देखो यहाँ से जो है क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाता है, 1 मार्क्स का भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में अगर कुछ आ जाए तो अलग मत समझना, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही होता है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि इसको बोले सेल मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेल वॉल देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लांट और एनिमल दोनों के सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि हम लोग का जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ हम लोग का प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हम लोग का सेमी परमिएबल होता है, जबकि सेल वॉल जो होता है हम लोग का परमिएबल होता है। ये जो होता है सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, जबकि हम लोग का सेल वॉल जो होता है वो हार्ड एंड रिजिड होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो सेलुलोज से बना होता है, वो लिग्निफाइड होता है। अब यहाँ पर देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। लिपिड्स एक टाइप ऑफ फैट्स होता है, ठीक है, उसको आप लोग फैट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। लिपिड्स एक टाइप ऑफ फैट्स ही होता है, या फिर समझ लो वही होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये जो होता है सेलुलोज से बना होता है, जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास डिफरेंस हो गया। आप लोग कोई भी 4 या 4 नहीं 3 ही लिख लोगे तो काफी होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है हम लोग को कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो 3 मार्क्स में पूछा गया है तो हम लोग 3 पॉइंट्स लिखेंगे, हम लोग के लिए काफी होगा, ठीक है। तो हम लोग को किसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल, ठीक है। तो देखो ये हम लोग के 5 आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोकार्योटिक सेल, उसके बाद यूकार्योटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो बोला है जनरली स्मॉलर इन साइज देन यूकार्योटिक सेल। अब देखो ये जो होते हैं काफी ज्यादा छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकार्योटिक सेल। अब क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि ये जो है पूरी तरीके से प्रिमिटिव सेल्स, ये एडवांस सेल्स नहीं है, इनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लार्जर इन साइज दे रखा है प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल्स ये बड़े होते हैं, जो कि यहाँ पर इसका रेंज भी दे रखा है 100 से लेके 5 तक के माइक्रोमीटर्स के बीच में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर दे रखा है मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यहाँ पर दे रखा है मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मींस इसका जो ऑर्गेनल्स होता है वो फुली डेवलप्ड नहीं होता है क्योंकि अभी भी ये प्रिमिटिव सेल्स है, और जबकि यूकार्योटिक सेल में जो होता है ये अच्छी तरीके से डेवलप हो गया होता है क्योंकि ये एडवांस सेल है, मॉडर्न सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, यहाँ पर जो होता है एक से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, मोर देन वन क्रोमोसोम्स जो होता है इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है इसका वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, इसका जो है नॉट वेरी वेल डिफाइंड होता है, जबकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वेरी वेल डिफाइंड है। वेरी वेल डिफाइंड कहने का मतलब है उसका जो न्यूक्लियस होगा प्रोकार्योटिक सेल का वो अच्छी तरीके से आपको दिखेगा नहीं, आप लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ही होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यूकार्योटिक सेल में उसका न्यूक्लियर आपको अच्छी तरीके से दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, ठीक है, ताकि उसको वो बाउंड कर सके, उसका एक मेम्ब्रेन जो होता है सेपरेट मेम्ब्रेन उसके ऊपर आ जाता है ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख पाए उसका न्यूक्लियस, ठीक है, उसको जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वही यहाँ पर आपको यूकार्योटिक सेल में दिखेगा, जबकि प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है क्योंकि वो अभी डेवलपिंग स्टेज में, वो आगे जाके भी वो यूकार्योटिक सेल ही बनने वाला है, ठीक है, बट वो अभी बना तो नहीं ना, इसलिए जो है वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर बोले डिफाइन द फॉलोइंग टर्म है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोले, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बोला है, तीसरा हम लोग के पास फ्यूजन बोला है। तीनों को हम लोग को डिफाइन करना है। अब देखो फ्यूजन को हम लोग मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, उसके बाद हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूजन क्या होता है। यहाँ पर देखो फ्यूजन को हम लोग हर जगह पे मेल्टिंग बोल सकते हैं। अब देखो ये जो हम लोग का लेटेंट हीट होता है ये हम लोग का 2 प्रकार का होता है। एक तो लेटेंट हीट ऑफ हम लोग का फ्यूजन होता ही होता है, दूसरा हम लोग का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो लेटेंट हीट होता है एक्चुअली क्या है, वो एक छुपा हुआ हीट होता है। लेटेंट मतलब हिडन होता है, राइट, हिडन मीन्स छुपा हुआ। तो ये एक टाइप ऑफ ऐसा हीट होता है जो कि हम लोग का छुपा हुआ हीट होता है। हम लोग इसको छुपा हुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब भी लेटेंट हीट होता है, देखो कोई भी चीज़ को हम लोग हीट करेंगे उसका टेम्परेचर राइज होता है, बट लेटेंट हीट से जो होता है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं होता है। क्यों नहीं राइज होता है, क्योंकि उस समय जो होता है वो मोलिकुलर बॉन्ड्स को तोड़ रहा होता है। जो भी स्टेट जब चेंज होता है तो उसमें उसको मोलिकुलर बॉन्ड चेंज करना पड़ता है, अगर वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या फिर लिक्विड से गैस जा रहा है, ठीक है। तो उसी में हम लोग लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर होता कि एक बार इसका हम लोग अच्छी तरीके से डेफिनेशन जान लेते हैं। लेटेंट हीट का नहीं जानेंगे, ठीक है, ये लेटेंट हीट का डेफिनेशन नहीं है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो कि हम लोग को चाहिए होता है इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग वैसा प्रोसेस होता है जहां पर एक सब्सटेंस अपना सॉलिड से लिक्विड स्टेट की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है, फॉर अ यूनिट मास, ठीक है। यूनिट मास कहने का मतलब है 1 kg ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मींस ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगा जो कि हम लोग को जूल्स में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो कि यूज होता है हम लोग का मेल्टिंग में, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मींस हम लोग का सॉलिड से लिक्विड जाने में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी खर्चा होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका जो वैल्यू होता है वो मेरे को अच्छी तरीके से याद तो है नहीं, आई थिंक वो जो है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स होते हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को नहीं पता, यही होगा, ठीक है, जो कि वाटर के लिए होता है, ठीक है। जब आइस जो होता है वो मेल्ट होकर वाटर बनता है तो उस समय जो उसको लेटेंट हीट चाहिए होता है फ्यूजन के लिए वो इतना ही होता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग का काम नहीं आएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसका काम आएगा। तो होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। सिंपली हम लोग का हीट एनर्जी होता है जो कि हम लोग को जूल्स में रिक्वायर्ड होता है ताकि हम लोग कन्वर्ट कर सके, ठीक है, कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्सटेंस को उसका सॉलिड स्टेट से उसका लिक्विड स्टेट में, ठीक है। सो ये हो जाएगा हम लोग को सबसे पहला का डेफिनेशन। दूसरा यहाँ पर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। ये तो काफी ज्यादा सिंपल होता है। द मेल्टिंग पॉइंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच मटेरियल चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब एक मटेरियल सॉलिड से लिक्विड की ओर चेंज होता है उस समय जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर बोल रहा था हम लोग को फ्यूजन को डिफाइन करने, राइट। सो फ्यूजन काफी ज्यादा आसान प्रोसेस होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। अब सिंपल सा प्रोसेस है। फ्यूजन साहब यहाँ पर कहने का मतलब है मेल्टिंग। मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस होता है, जब एक सब्सटेंस जो होता है अपना सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की ओर आगे बढ़ता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर साहब लिखा फ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड मेल्टिंग। तो ठीक है, समझ गए, ये हम लोग को टर्म को डिफाइन करना था। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का छठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंपली बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स के साथ। उसके साथ साथ उसका हम लोग को एक एग्जांपल भी लिखना है। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हम लोग के पास एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएशन। आपको कोई भी 3 पॉइंट लिख के इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो फटाक से हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एलिमेंट देखेंगे। अब देखो एलिमेंट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एलिमेंट मींस एक ऐसा टाइप ऑफ सब्सटेंस होगा जिसमें ओनली 1 काइंड ऑफ आइटम से यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। एलिमेंट में आपको एक से ज़्यादा प्रकार
प्रकार के आइटम्स देखने को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास आयरन है तो आयरन में सिर्फ आयरन के आइटम्स ही पाए जाएंगे, चाहे वो आयरन आप लोग कहीं से भी ले आओ, ठीक है, चाहे आप लोग वो बगल वाले से खरीदो, चाहे आप लोग विदेश से लाओ, चाहे आप लोग दूसरे देश से लाओ, कहीं से भी लाओ, उसमें जो है आपको सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसके अलावा जो है वहाँ पर उसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी को हम लोग एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। वहीं अगर कंपाउंड देखा जाए तो कंपाउंड ऑलवेज है मोर देन वन काइंड ऑफ आइटम, ठीक है। अब कंपाउंड के पास जो होता है हमेशा एक से ज़्यादा आइटम होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के हम लोग H2O ले सकते हैं, मीन्स वाटर ले सकते हैं। अब देखो कंपाउंड हम लोग का जो H2 है उसमें वाटर भी आता है, ठीक है, मतलब वाटर तो आता ही है, उसमें हाइड्रोजन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग अलग एलिमेंट है, बट इन दोनों को मिला के हम लोग का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरा यहाँ पर देखो क्या बोला है, वी कैन नॉट डिवाइड एलिमेंट, हम लोग एलिमेंट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स उसको अब हम लोग ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। कोई भी, चाहे आप लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर लो या फिर केमिकल प्रोसेस कर लो, एलिमेंट को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम लोग चाहे तो कंपाउंड को जो है एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग H2O का ही एग्जांपल ले तो H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस से गुजारेंगे, मीन्स उसके अंदर अगर हम लोग बिजली भेजते हैं, ठीक है, मीन्स वाटर के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं बिजली से, अगर उसको हम लोग तोड़ना चाहे, जो कि केमिकल प्रोसेस होगा, ठीक है, और कंपाउंड को हमेशा फिजिकल प्रोसेस से नहीं केमिकल प्रोसेस से ही तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सो हम लोग का जो कंपाउंड वाटर होगा वो H2 और O2 में टूट जाएगा, जो कि एक अलग अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो है हमने केमिकल प्रोसेस से कंपाउंड को तोड़ दिया। सो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि कंपाउंड जो है उसको फर्दर तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा यहाँ पर पॉइंट क्या बोला है, देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट नोन टू मैनकाइंड, मींस आज तक हम लोग जहाँ तक पढ़े, जहाँ तक हम लोग रिसर्च किए, जहाँ तक हम लोग के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, तो टोटल 118 एलिमेंट ही आज तक इस दुनिया में पाए गए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है 118 ही हो सकता है फर्दर रिसर्च हो, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सो आगे भी हम लोग का हो सकता है कि 119 हो जाए, 130 हो जाए, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जबकि हम लोग का जो कंपाउंड है उसका कोई संख्या नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अभी भी उसका जो एक दिन में 200-300 ऐसे कंपाउंड बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है अनलिमिटेड टाइप हो सकता है, ठीक है, इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है, जबकि हम लोग का एलिमेंट का फिलहाल जो है लिमिट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को मांगा था कि एग्जाम्पल से भी आपको लिखना है, सो इसके इजिली आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो, आयरन लिख सकते हो, राइट। आयरन हम लोग का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसका जो है आप यहाँ पर देख ही सकते हो, वाटर जो होगा सबसे अच्छा कंपाउंड का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग के पास 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझना है, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, यहाँ पर व्हाट इज लगाना चाहिए, यहाँ पर गलती से डज लग गया, तो ठीक है, इसको यूज कर लेना। तो व्हाट इज मैटर, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। हम लोग को 2 प्रॉपर्टीज लिखना है, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैस का भी। ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अच्छा खासा मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अच्छा से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो दोनों का हम लोग आंसर देख लेते हैं फटाक से। सो आइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैटर का डेफिनेशन, ठीक है। सो मैटर का यहाँ पर डेफिनेशन काफी ज्यादा आसान होता है। मैटर इज एनीथिंग, ठीक है, जिसके पास कुछ स्पेस होगा, ठीक है, जिसके पास कुछ मास होगा तो उसको हम लोग मैटर बोलेंगे, सिंपल सा डेफिनेशन। अब देखो जिसके पास मास होगा ऑफकोर्स उसके पास वॉल्यूम भी होगा, सो आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हम लोग का सबसे पहला का डेफिनेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज, एक एक करके सबका प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉलिड का प्रॉपर्टी देखेंगे। सॉलिड का प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप, ठीक है, सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और उसके पास सिर्फ फिक्स वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। सॉलिड ही एक ऐसा चीज है जिसके पास फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए वो सॉलिड कहलाता है, राइट। उसका जो पार्टिकल्स होगा सॉलिड का वो एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, जिस वजह से वो सॉलिड से में मेंटेन रहता है। इस वजह से उसके पास फिक्स शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा। ये हो जाएगा हम लोग के पास प्रॉपर्टी किसका, सॉलिड का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिक्विड का देंगे। लिक्विड और भी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अब देखो इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता बट इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम जरूर से होता है, ठीक है। इसका हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे तो वो डेफिनेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होता है वो इतना भी लूजली पैक नहीं होता है कि वो अपना वॉल्यूम ही खो दे, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड देन द पार्टिकल्स इन सॉलिड, ठीक है। सो पार्टिकल जो लिक्विड्स में होता है वो थोड़ा सा लूजली पैक होगा, इसलिए उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। जो भी कंटेनर में डालोगे तो उसका वो शेप ले लेगा, ठीक है। सॉलिड के मुकाबले जो इसका पार्टिकल्स होगा काफी ज्यादा लूजली पैक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग गैस का बात करेंगे। गैस का और भी ज्यादा आसान होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब उसके पास ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हमने देखो सॉलिड में क्या देखा, उसके पास डेफिनेट शेप भी होगा, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, बट लिक्विड के पास जो है बस डेफिनेट वॉल्यूम ही होगा, ठीक है, शेप नहीं होगा। जबकि गैस के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, नहीं डेफिनेट शेप होगा और नहीं डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है। दे हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पास नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। मींस उसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर होगा, ठीक है। आप लोग देख के भी नहीं पकड़ पाओगे आखिर इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है। इसी वजह से वो गैस कहलाता है, ठीक है। अब देखो उसके पास वॉल्यूम नहीं है डेफिनेट, नहीं उसके पास शेप है डेफिनेट। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा कम है, उसका पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाते,
इसलिए वो गैस कहलाता है। सो ये हो जाएगा हम लोग का 3 प्रॉपर्टी 3 होगा, ठीक है, सॉरी 2 प्रॉपर्टी 3 होगा, ये हम लोग को लिखना था, एक भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स तो ओवरऑल 5 है, ठीक है, बट ये जो है प्रॉपर्टी लिखने में आपको 3-3 मार्क्स दिया जाएगा क्योंकि मैटर में आपका 2 मार्क्स का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बोला है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ एनिमल सेल, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन है, सो आपको अच्छा से लेबल करके दिखाना होगा एनिमल सेल का डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं एक बार डायग्राम। तो ये देखो ये रहा हम लोग के पास डायग्राम, यहाँ पर अच्छा से आप लोग इसको लिख के दिखा देना, सुंदर सा ड्राइंग बना देना, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, ये डायग्राम है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो हम लोग आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, ये जो है टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें हम लोग को 2 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले बोल रहा है इनुमरेट एनी 2 डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रिक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। अब हम लोग को देखो सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रिक्शन डिस्टिलेशन के बीच में कोई भी 2 डिफरेंशिएट एक करके बताना है। इनुमरेट का मतलब ये होगा, ठीक है। तो उसे यहाँ पर बोला है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है उसको हमको अच्छे से दिखाना है, ठीक है। वेल लेबल डायग्राम बना के उसको अच्छी तरीके से दिखा देना है, चारों ओर का नाम इधर उधर भी जो भी होगा, जो कंटेनर का नाम है, जो प्रोसेस आप लोग लिख रहे हैं, लिक्विड कहाँ से कहाँ बन रहा है, वो भी हम लोग को दिखाना होगा अच्छा से। सो वही यहाँ पर वेल लेवल का मतलब हो जाएगा। तो हम लोग इसका फटाक से आंसर देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स जनरली लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मान लो कोई लिक्विड लिया गया, ठीक है, उन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो उसके लिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। जबकि हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2 लिक्विड का काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है, क्वाइट लेस। अब देखो इसमें जो होता है सिंपल डिस्टिलेशन में जो यूज़ किया जाता है एपरेटस वो काफ़ी सिंपल होता है। फ्लास्क का यूज़ किया जाएगा, एक कंडेंसर का यूज़ किया जाएगा, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एपरेटस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए टू प्यूरिफाई सी वाटर, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है, ये दोनों का एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यही हम लोग के पास डायग्राम है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से बना देना, एनसीईआरटी में आपका ये सेम डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से बना दोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। 5 मार्क्स लाने के आपको लास्ट क्वेश्चन में कोई नहीं रोक सकता। तो इसी यहाँ से जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर एंड होता है, ठीक है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काफी ज्यादा छोटा वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। सो हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसका चिंता मत करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।